दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल और मेरे साथ हैं डॉक्टर जसवीर लोहान जी। अमेरिका में रहते हैं, कैलिफोर्निया शहर में। और जो बच्चे अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका में पढ़ाई करना चाहते हैं और उसके बाद वहीं अपना करियर बनाना चाहते हैं, आज की वीडियो उनके लिए है। और डॉक्टर जसवीर लोहान जी से पूरा बात करेंगे कि वहाँ हमारे बच्चों के लिए किस तरह का भविष्य है, कैसी वहाँ पढ़ाई है, कितने साल का वहाँ कोर्स रहता है, पढ़ाई के साथ बच्चे कितने घंटे काम करते हैं और कितनी इनकम कमा लेते हैं। वहाँ जाने के बाद क्या बच्चों को अपने पेरेंट्स से फीस के या वहाँ रहने खाने के खर्चा मांगने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पूरे लिखे हुए हैं। तो डॉक्टर जसवीर जी कई साल बाद अमेरिका से इंडिया आए हैं, तो सारे सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। आप वीडियो को आखिर तक देखना। और आप भी अमेरिका जाना चाहते हैं तो नीचे पट्टी पर नंबर मिल जाएगा। डॉक्टर जसवीर जी का हरियाणा में जो ऑफिस है, नरवाना ऑफिस, आप उस नरवाना ऑफिस में संपर्क करके और अमेरिका की स्टडी की फाइल लगवा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बधाई, आपने जो गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस के जरिए और पूरे इंडिया के बच्चों को आपने और रणबीर लोहान जी, आपके बड़े भाई, दोनों ने मात्र 6.5, 7, 8 लाख रुपए में बच्चों को अमेरिका भेजने की जो मुहिम शुरू की है, पूरा इंडिया आपको साधुवाद दे रहा है, बधाई दे रहा है इसके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, और आपका आशीर्वाद बना रहे। जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे मैंने यहाँ बच्चों के सवाल थे, तो शुरुआत यही करते हैं कि एक ना, बच्चे आज तक जिन लोगों ने हमारे संपर्क में नहीं आए वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये एक्चुअल में संभव है जी 7.5, 8 लाख रुपए पूरा एक नए तरीके से आप बताओ कि ये खर्चा, ये 6.5, 7 में क्या क्या खर्चा होता है इसमें? इसको मैं एक और शब्दों में बयान करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप चाहो तो ये फ्री में भी हो सकती है जी। अच्छा, 6-7 लाख भी छोड़िए, आप इसको जीरो में कर लीजिए। आप बिल्कुल फ्री में। हमारी एक स्टूडेंट थी, वो एग्रीकल्चर में गई थी जी, उसको स्कॉलरशिप मिला, इवन 100% स्कॉलरशिप जी, प्लस $1500 उसको स्टाइफंड भी मिला जी। रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, रिसर्च का, और साथ में $1500 ऊपर से इनाम। वो उसकी सेविंग है जी। तो ये भी संभव है, यानी कि 6.5 लाख भी खर्च नहीं होने, ये भी नहीं होने। अगर आपकी प्रोफाइल सही है, आप सही तरीके से उसको लगाते हो, आप उसमें compete करते हो, आपके सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, देखिए बिना रिक्वायरमेंट्स के तो कुछ नहीं होता जी। आपकी रिक्वायरमेंट्स अच्छी हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्या ये स्कॉलरशिप जो बच्चे हमारे यहाँ बैचलर करने के लिए जाते हैं, मास्टर डिग्री, उनको मिल जाती है स्कॉलरशिप? अभी इंटरव्यू चल रहे हैं जी, और हमारे ज़्यादा नहीं, मैं कहता कम से कम भी 100 से ऊपर बच्चों को स्कॉलरशिप मिली हुई है। कितना % तक मिल जाती है सर? देखिए, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर, उसके डिपार्टमेंट के ऊपर कितनी फंडिंग है जी। लेकिन हमारे बच्चे हैं, वो मेरा ख्याल $10-15 हज़ार तो मिली हुई है उनको जी। हाँ, ये पूरे कोर्स की, एक सेमेस्टर की, एक सेमेस्टर, सॉरी 1 साल की, मतलब 2 सेमेस्टर की हुई ना जी। हाँ जी, 1 साल की $10-15 हज़ार उनको। बट ये डॉलर अमाउंट की बात नहीं है, ये है कि आपके कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है जी जी जी। कोर्स कितने साल का है, मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है जी, या आप किसी और प्रोग्राम में हैं, तो उसके ऊपर है वो चीज़ कि यूनिवर्सिटी क्या करना चाहती है, आपको क्यों मिली है वो स्कॉलरशिप, आपने अप्लाई किया है, किस ढंग से किया है, किस प्रोग्राम में किया है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप अमेरिका में रहते हैं और हमारे बच्चों में जो जुनून है अमेरिका जाने का, ये जुनून क्यों है? ऐसी क्या खासियत है अमेरिका में? वहाँ की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी है या पढ़ाई के बाद बच्चे वहाँ सेट हो जाते हैं, अच्छी नौकरी ले जाते हैं? मतलब वो कारण बताओ उसके पीछे का। देखिए, अमेरिका को कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज जी, अवसरों की धरती है वो जी। वहाँ पे जाके अगर आप काम करने वाला व्यक्ति है तो आपके टैलेंट को, आपके इंटेलेक्ट को सलाम है, आपको मौका दिया जाता है जी। और इतना बड़ा देश है, इतने रिसोर्सेज हैं। बेसिकली अमेरिका तो रिसोर्स के लिए जाना जाता है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जी। उन रिसोर्सेज को देखते हुए कि आदमी किसी भी प्रोग्राम में अपना फ्यूचर, अपना करियर बनाने की सोचता है जी, तो उनके अंदर उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। सो इसलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं जी। अब वो कहते हैं ना कि अपने हरियाणा में हाथी के पैर में सबका पाँव। जो लोग कनाडा गए हुए हैं उनकी भी फाइनल डेस्टिनेशन अमेरिका ही है जी। वो भी अमेरिका जाना चाहते हैं। जो यूके गए हैं वो भी वहाँ बैठे सोच रहे हैं। हमें बहुत फ़ोन आते हैं वहाँ से
सर यूके आए हुए हैं, अब अमेरिका कैसे जाएं उसका बताओ। ऑस्ट्रेलिया में बैठे भी बच्चे ये सोच रहे हैं। अब वैसे भी वहाँ मैं देख रहा हूँ कि जैसे यूके में वो वर्क परमिट बंद हुआ, कनाडा में वो बच्चे स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं और उनको कहते हैं डिप्लोमा वालों को हम देंगे नहीं, वर्क परमिट नहीं देंगे जी। वर्क परमिट नहीं देंगे तो वो पीआर नहीं होंगे। अब ये सब चीज़ें हैं, रोकथाम लगी। अब बचा क्या? बच गया एक ही चीज़ है, अमेरिका। अमेरिका जाइए और अमेरिका वेलकम करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। पिछले 2 सालों में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वीज़ाज इंडिया के लगे जी। हर चौथा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका में वो इंडियन है जी। तो हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी में अमेरिका में जी। तो अमेरिका में तो इस तरह के हालात नहीं ना, जिस तरह से कनाडा में नहीं है, वो बच्चों को पढ़ाई के साथ काम नहीं मिल रहा है वहाँ पर। हो भी नहीं सकते वहाँ जी, देश इतना बड़ा है और रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं जी। बिल्कुल, बहुत प्राउडली हमारे बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। तो पढ़ाई के साथ जब यूनिवर्सिटी ओपन रहती है कितने घंटे काम मिलता है सर उनको? 20 घंटे आप लीगली काम कर सकते हो कैंपस में। कैंपसेस खूब बड़े बड़े भी हैं। मैं आपको इसका शॉर्टकट में एक आंसर दूंगा कि हमारे बच्चे कुछ जो गए हुए थे 1 साल उनको अगस्त में होगा। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, जो दूर दूर रहते हैं, दूसरे स्टेट्स में रहते हैं। मैं सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो मेरे शहर में रहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ जी। वहाँ पे भी 5 बच्चों ने अपनी कारें ले ली हैं। तो ये क्या खुशी की बात नहीं है? 1 साल से भी कम समय हुआ है। और वो घर वालों से कुछ नहीं ले रहे हैं, फीस नहीं ले रहे हैं, और खाने रहने का खर्चा भी खुद निकाल रहे हैं। कार खरीद ली तो घर से थोड़ा मंगवाए हैं जी। अगर आप भूखे हो तो भूखा आदमी पहले रोटी खरीदेगा कि क्या कार खरीदेगा? बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हो? यस। तो खरीदी उन्होंने, बच्चों ने उनकी एनर्जी को और उनके हौसले को, उनकी मेहनत को सलाम है जी। और डेफिनेटली गरीब परिवारों के बच्चे हैं जी। और गरीब परिवार का बच्चा मन में लालच भी आ सकता है, मौका मिला पैसा कमाने का, पैसे की तरफ दौड़ भी सकता है जी। लेकिन इसलिए सल्यूट करता हूँ उनकी एनर्जी को, उनकी सोच को कि पढ़ाई नहीं छोड़ी। गरीबी बेशक हो लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। ये उनका एटीट्यूड है, ये उनकी सोच है, एक विचारधारा है, एक विजन है जी। और डॉक्टर साहब, पढ़ाई जैसे वहाँ करते हैं तो वीक में कितने दिन कॉलेज जाना होता है यूनिवर्सिटी उनको? ये डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर कि आपने क्लासेस चूज कैसे की जी, किस तरीके से आप कोर्सेज में एनरोल करते हो। कुछ बच्चे बहुत एडवांस लेवल पे क्लासेज एनरोल करते हैं, जैसे इंडिया में बैठे बैठे भी आप क्लासेज एनरोल कर सकते हो जी। क्लास फुल हो जाए, फुल होने से पहले आप अपने कोर्सेज एनरोल कर लो ताकि आपको अच्छी क्लासेज मिल जाए जी। और वो क्लास अगर फुल हुई, प्रोफेसर ने स्टूडेंट ज़्यादा लेने से मना कर दिया, फिर आपको बची खुची मिलेंगी जी। तो शुरू में अपनी चॉइसेस की क्लासेज अगर लेनी है तो उसके बाद उससे के लिए तो ये कि जल्दी से आप एनरोल कीजिए ताकि आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जो भी क्लासेज हैं वो आपके फिनिश हो जी। तो वहाँ बहुत से बच्चे ऐसे कि जो 2 दिन में ही सारी क्लासेज कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी 5 दिन फ्री हैं। ओके। कुछ बच्चे वो 3 दिन में पूरी क्लासेस कर लेते। इवन कई केसेस में तो ऐसा भी है कि 1 दिन में भी सारी क्लासेस सुबह से लेकर शाम तक निपटा दी बच्चों ने और बाकी 6 दिन फ्री हैं जी। तो ये बैचलर और मास्टर डिग्री दोनों कर सकते हैं? इस तरह कर सकते हैं जी। कर भी रहे होंगे? कर भी रहे हैं, बहुत बच्चे कर रहे हैं। और कई जगह एक आध क्लास वो ऑफलाइन भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं। ओके। हाँ। और पढ़ाई के साथ है डॉक्टर साहब, जैसे ये मान लें 4 साल की बैचलर डिग्री कंप्लीट होगी, वीज़ा 5 साल का है। हाँ। और 2 साल की मास्टर डिग्री कंप्लीट होगी, 3 साल का उनका वीज़ा रहता है। वो तीसरे साल में जहाँ जो वर्क कर रहे हैं उनके बाद उनको जॉब मिल जाती है। नमस्कार, मैं आयशा सिंह लोहान, गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विसेज कैलिफोर्निया से। अगर आप अमेरिका में आके पढ़ाई करना चाहते हैं तो दिए गए नीचे नंबर पे निर्वाणा ऑफिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी। धन्यवाद। देखिए, जैसे आप डिग्री कंप्लीट करते हो ना, उसी दौरान आपको यूनिवर्सिटी से बहुत रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं एंड दैट्स द रीज़न दोज यूनिवर्सिटीज़ आर पॉपुलर फॉर जी। दे हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस विद द यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, बिग कंपनीज, हॉस्पिटल्स। वो रिसोर्सेज आपके पास आते हैं जी। वो यूनिवर्सिटीज, वो कंपनियां आपकी यूनिवर्सिटी को विजिट भी करती हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आप वर्कशॉप्स पे जाते हो, बड़े बड़े फेयर लगते हैं जी। एम्प्लॉयर्स आते हैं, वहाँ मिलते हो आप उनसे, कनेक्शन बनते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बनते हैं।
डाइवर्सिटी होती है बहुत बड़ी, जी तो वहाँ पे वो एक स्ट्रक्चर है। जब आप मान लिया ग्रेजुएशन ही कर रहे हो, आप 4 साल का कोर्स है, फर्स्ट ईयर में आप हो, और जो बच्चा 4th ईयर अभी पास करके निकला है और उनकी जॉब्स लगी हैं, आपके वो भी कांटेक्ट में आपके सीनियर हैं। जब आप सेकंड ईयर में होते हो, फिर एक और बैच निकल गया, वो भी कहीं एडजस्ट होते हैं, फिर आप उनके भी संपर्क में हो। बिल्कुल। जब तक आपकी डिग्री होती है पूरी, तब तक आपके पास 4 बैचेस के सीनियर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में बैठे होते हो। आपकी नेटवर्किंग सबसे स्ट्रांग होती है। कम से कम आप 20, 30, 40, 50 लोगों को ऐसों को जानते हैं जो अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं। जी आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, प्रोफेसर्स आपको टाइमली गाइड करते हैं जी। और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं कि किस मार्केट में क्या चल रहा है, स्कोप कितने हैं आपकी, उसी हिसाब से बच्चे अपने कोर्सेज भी चूज करते हैं जी कि किसका स्कोप ज़्यादा कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपका ये कंप्यूटर साइंस में है या आईटी में है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया में ज़रूरत है। अब ये कोई एक्सपर्ट कोई बनता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसकी कहाँ ज़रूरत नहीं है जी। और वो ना भी कोई उसको हायर करे, वो खुद से बहुत सी चीज़ें AI में कर लेगा और अपना सामान मार्केट में बेच सकता है। बिल्कुल। सो स्काई इज द लिमिट। एजुकेशन ट्रेन यू फॉर योर क्रिएटिविटी। जी आप क्रिएटिव बन जाते हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हो कि आपका माइंड, आपका विजन वाइड ओपन होता है कि आप कुछ भी सोच सकते हो, कर सकते हो। जी। और बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल रहता है, सपोज करो उसकी जब 5वां साल है उसका पढ़ाई पूरी होने के बाद और वो आखिरी साल उसके वीज़ा का है, सपोज करो उसको कोई स्पॉन्सर करने वाला ना मिला, तब क्या हो उसके साथ, उसको क्या वापस आना पड़ेगा? ऐसी पोजीशन आती है क्या बच्चों के साथ? देखिए, आपका कोर्स कंप्लीट हुआ जी। आपको ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए या तो 1 साल या 3 साल मिलेंगे। अगर आपका स्टेम कोर्स है तो 3 साल मिलेंगे, नॉन स्टेम कोर्स है तो आप 1 साल मिलेगा। उस दौरान आपके एजुकेशन के हिसाब से आप किसी स्टेम कोर्स एक बार क्लियर करना है। हाँ जी, स्टेम कोर्सेज होते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ एंड इंजीनियरिंग के कोर्सेज। जी। इन कोर्सेज में किसी बच्चे का अगर एडमिशन है तो वो 3 साल तक उसको OPT मिलती है कि आपको 3 साल हैं। पहले साल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका H1B वीज़ा अप्लाई करेगी कंपनी वर्क परमिट में कन्वर्ट करने के लिए। जी। H1B में F1 वीज़ा से कन्वर्ट होता है। जी। उस साल मान लिया आपकी लॉटरी नहीं निकली तो आप सेकंड से ट्राई करोगे। जी। उसमें नहीं निकला तो तीसरे साल ट्राई करोगे। जी। मैंने तो कोई देखा नहीं ना सुना आज तक कि 3 में भी ना नंबर पड़ा हो। पड़ जाता है लगभग सबका। तो इतने हज़ारों के केसेस यहाँ से निकलते हैं हर साल, जी। तो हो ही जाता है। ऐसा तो देखा नहीं हमने ना हो। वैसे मैं आपको बता दूं, कायदे से ये मैं ही नहीं, सरकारें भी जानती हैं और सब जानते हैं, इमिग्रेशन को भी पता होगा जी। जितने भारतीय या किसी भी कंट्री का व्यक्ति अमेरिका जाता है, कोई वापस आता मैंने देखा नहीं। बिल्कुल। और कामयाब होते हैं जी। और हमारी रेपुटेशन इंडियंस की वहाँ पे इतनी बढ़िया है। हम व्यापार में जाएं तो व्यापार में कामयाब हैं, जी। झंडे गाड़े हैं। और स्कूल में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, जिस फील्ड में हमारे बच्चे हैं वहाँ पे अच्छे कंपटीशन में हैं और अच्छी तरीके से काम कर रखा है। इवन सिलिकॉन वैली में तो हमारा कब्जा है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये बताओ, जैसे जिस बच्चे ने मास्टर डिग्री कर ली, उस बच्चे का वहाँ PhD में एनरोलमेंट हो सकता है या वो सेकंड मास्टर डिग्री में एडमिशन का ऑप्शन है उसके पास? 200% PhD में एडमिशन हो सकता, कोई नहीं रोक सकता जी, बशर्ते कि उसकी कंडीशंस क्लियर हो। उसको ये पता होना चाहिए मैं रिसर्च में क्यों जा रहा हूँ। उसकी जो बड़ा कंपटीशन होता है और इतना आसान नहीं है एडमिशन होना PhD में। लेकिन आप ये कहें कि क्या एडमिशन हो सकता है, बहुत बच्चे गए हैं रिसर्च में और अच्छे लेवल की रिसर्च करिए जी, कर सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को सेकंड मास्टर डिग्री में ही एडमिशन लेना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा बच्चों को, बहुत कम संख्या है। देखिए, अगर आप जैसे कह रहे हैं लेना पड़ रहा है तो फिर उनकी मजबूरी होगी। हाँ, क्योंकि PhD में एनरोलमेंट हो नहीं रहा, बहुत कम हो रहा है। हो इसलिए नहीं रहा ना कि उनका क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा होगा। दिल्ली के, DU के, JNU के बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ। ऐसा नहीं है। हाँ, और उनका भी ना, ऐसी परसेप्शन नहीं है, ये रॉन्ग परसेप्शन है।
बहुत बच्चे हैं हमारे जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे भी गए हो, 100% स्कॉलरशिप पे। जी साइंस में, टेक्नोलॉजी में बहुत बच्चे ऐसे गए हो रिसर्च के अंदर जिनको 100% स्कॉलरशिप मिली हुई है। जी प्रोफेसर्स के पास ग्रांट्स है या ग्रांट्स लेते हैं जाके, तो ऐसा नहीं है कि उनको करना पड़ रहा है। ये तो बहुत छोटा तबका मिलेगा, जिसने रिसर्च में जाना उसको पहले पता है, बिल्कुल, तो वो तो डेफिनेटली जाता है। जी। तो डॉक्टर साहब एक बार अब ये सारी बातें हो गई, ये हमने दर्शकों को बता दिया कि अमेरिका में किस तरह से हम पढ़ाई करें, क्या कोर्स मिल सकते हैं, पढ़ाई के साथ कितना कर सकते हैं। एक बार शुरुआत से हम देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये रहता है कि अमेरिका में फाइल लगाएं तो वहाँ वीज़ा का इंटरव्यू मिलता है, और इंटरव्यू से पहले खर्चा हो जाता है, वो नॉन रिफंडेबल रहता है। स्टार्टिंग प्रोसेस बच्चा कहाँ से करता है? आइल्स से पीटी से हम बात करेंगे। कितना स्कोर बच्चे को बैचलर के लिए जाना चाहता है, मास्टर के लिए आइल्स पीटी का स्कोर कितना चाहिए? आइल्स चाहिए, पीटी चाहिए? टॉफल चाहिए था असल में तो, फिर टॉफल की जगह फिर आ गया सेकंड आइल्स। जी, लोगों ने कहा कि आइल्स आसान है, टॉफल छोड़ देते हैं। फिर एक और आ गया पीटी, पीटरसन वालों ने शुरू कर दिया। जी, लोगों को लगा कि ये पीटी आसान है, ये कर लेते हैं। जी, फिर एक ड्यूलिंगो आ गया, लोगों को लगा कि ये ड्यूलिंगो आसान है, ये कर लेते हैं। जी, ट्रेंड देखिए आप, इस पे नहीं जा रहे हैं कि कौन सा एग्ज़ाम ठीक रहेगा या कौन से एग्ज़ाम मुझे करना चाहिए, मुझे इंग्लिश कौन सा एग्ज़ाम ज़्यादा सिखाएगा। फोकस इस चीज़ पे नहीं कि मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है, फोकस इस चीज़ पे कि आसान कौन सा है। जी। अब इस बात से तो बात बनती नहीं। जैसे जैसे अब टॉफल जिसने कर रखा है, अमेरिका की 100% यूनिवर्सिटीज़ टॉफल एक्सेप्ट करती हैं। जी। फिर आ गया आइल्स, 90% यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। जी। फिर आ गया जी पीटी, 50% यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। जी। फिर आ गया जी ड्यूलिंगो, 20% 10% यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। जी। फिर कुछ भाई ऐसे करते हैं, अगर ना ही कर रखा हो तो फिर 1% ही एक्सेप्ट होती है। ओके। अब आप देख लीजिए, जी। आपने कम्पीट सिर्फ एक दरवाजे में ही करना है या हज़ारों ओपन हो आपके लिए, तो आपको कौन सा टेस्ट करना चाहिए? जी। और कितना स्कोर चाहिए डॉक्टर साहब इनमें? चारों का स्कोर बताओ एक बार। स्कोर हर यूनिवर्सिटी की अपना क्राइटेरिया है जी, बट आपको बेसिक सा बता देता हूँ जो यहाँ पे चल रहा है लोगों के बीच में। आइल्स मोस्ट पॉपुलर है आज के दिन, जो लोगों में है और लोग कर रहे हैं। तो उसमें बैचलर डिग्री में मिनिमम 6 बैंड जी, और अच्छा आप करते हो 6.5 बैंड। मास्टर डिग्री में 6.5 बैंड और 7 बैंड, जी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। फिर डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है, और मास्टर डिग्री अगर है या बैचलर डिग्री है, डिपेंड करता है। फिर उसमें रिक्वायरमेंट कोर्स के हिसाब से जी, जीआरई और जीमेट की भी होती है। जी। ये मास्टर डिग्री वालों को? मास्टर डिग्री के लिए कई यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन में भी मांगते हैं, बैचलर डिग्री पे भी जीआरई जीमेट मांग लेते हैं। जी। बट मेनली मास्टर डिग्री के लिए इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा। 5.5 बैंड में भी एडमिशन हो जाता है डॉक्टर साहब आइल्स मैं में? बताता रहा हूँ, एक बिना आइलेट्स के भी हो जाता है। जी, लेकिन आपका जो दायरा है जी, उसकी बात है ना कि आप एक्सेप्टेबल कितनी यूनिवर्सिटीज़ में होते हो, ठीक है। या आपका कितनी यूनिवर्सिटीज़ उसको एक्सेप्ट करती हैं। जी, जी, जी। हाँ जी। चलो ये तो हो गया डॉक्टर साहब। अब मान लिया स्टार्टिंग प्रोसेस बताओ, जो बच्चे नरवाना ऑफिस में आ गए और फाइल लगाना चाहें तो इंटरव्यू से पहले उनका खर्चा क्या क्या है, पूरा प्रोसेस एक बार थोड़ा दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, इसका ब्रेक डाउन तो सिंपल है। वैसे तो ये सारा खर्चा कुछ भी नहीं है, आप खुद ही कर लो। जी, जी। नंबर 1। फिर भी चलो समय ज़्यादा वेस्ट होता है इसको सिलेक्शंस वगैरह में, ये सब चीज़ों में। तो उसमें आपकी मेरे ख्याल 70,000 रुपये का खर्चा है। जी। 80 का लगा लो आप। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। इसी में आपकी हाँ ना है, आपका वीज़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 1 लाख रुपए तक खर्चा हो रहा है डॉक्टर 1 लाख लगा लो। जी। भाई आप किसी की थर्ड पार्टी की हेल्प ले रहे हो कि जो मेरी डेट बुक कर, मेरा ये कर, मेरा वो कर, तो फिर ये लगा लो आप। जी, जी। और 15,000 पोर्टल के, और 15,000 एम्बेसी की फ़ीस, और 30,000 सेविस आईडी की फ़ीस, और 2 यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर की फ़ीस। हाँ, तो सारा मिला के 1 लाख रुपये हो जाता है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर भाई आप थर्ड पार्टी हेल्प ले रहे हो जी, तो फिर लगेंगे।
नहीं तो आप खुद से कर लो तो नहीं लगेंगे। और लोग ये हिचकते हैं कि ये सारा नॉन रिफंडेबल रहता है जी। हाँ, तो हिचकिचाहट किस बात की है? अगर घर बैठे हम नहीं कर रहे हैं कुछ तो कोई खर्चा लगता ही नहीं। बिल्कुल, जाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा है। रिस्क किस चीज़ में नहीं? आप एक बात बताइए, छोटा सा सवाल है। JNU में अप्लाई करते हो जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, क्या एप्लीकेशन फीस नहीं होती है? बिल्कुल होती है ना। बिल्कुल। आप ये कौन सा बोर्ड है, SSC, इसमें अप्लाई करते हो सरकारी नौकरी के लिए। बस कंडक्टर की नौकरियां निकलती हैं, पुलिस की नौकरियां निकलती, क्या उसकी एप्लीकेशन फीस नहीं होती? जी। और 1 मिनट में कह देते हैं कैंसिल हो गया जी, दोबारा भरना पड़ेगा। क्या रिफंड आता है? बिल्कुल नहीं आता है क्या? कभी सुना हो सरकार ने सारे चेक्स वापस कर दिए? बसों का किराया लगता है वहाँ तक आने जाने में, 1 रात रुकना पड़ता, आपको होटल धर्मशाला लेना पड़ता है, क्या कोई रिफंड है जी? तो यहाँ रिफंड कैसे हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग इस काम को आपके लिए कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, एम्बेसी आपका इंटरव्यू ले रही है, वहाँ ऑफिसर्स को डॉलर्स में तनख्वाह दी जा रही है, VFS आपके फिंगरप्रिंट ले रहा है, उन्होंने भी तनख्वाह देनी है, तो उनकी वो फीस वो नॉन रिफंडेबल है जी। बिल्कुल। इवन हमारे भी लोग बैठे हैं, उनको भी तनख्वाहें मिल रही हैं, उनके भी रेंट जाता है, उनकी भी सारे उनके भी खर्चे हैं जी। वो घर से कैसे करेंगे? बिल्कुल। अगर ये सारा का सारा काम नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले, कुछ बचे ना, तो घर से भी नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। घर से लगेगा तो कितने दिन चलेगा? बिल्कुल चल ही नहीं सकता। तो ये है जी। तो इसमें इतना जो आप कर रहे हो ना, ये इंडिया में जो व्यक्ति BA करके या BSc करके 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता है, उन सारी यूनिवर्सिटीज़ की वो फीस भरता है, 10 चक्कर भी लगाता है, मेरा नंबर पड़ा के नहीं, काउंसलिंग पे जाता है। ये अपने PMT के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं बच्चे MBBS बनने के लिए जी, कोटा में 12 लाख रुपए फीस है। यहाँ एलन और हेलिक्स में बैठे 1-1 लाख रुपए फीस है जी। गारंटी तो नहीं है ना एडमिशन की, बिल्कुल, कि MBBS में एडमिशन होगा। ये रिफंडेबल है? बिल्कुल नहीं। किसी में बताइए आप, बच्चा BSc कर रहा है, +2 कर रहा है, पूरा साल ट्यूशन पढ़ता है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, क्या रिफंडेबल है? अगर मेरिट नहीं आई तो टीचर वापस दे देगा? कोई नहीं देता। ये सवाल वहाँ क्यों नहीं उठते? जी जी बिल्कुल। चलो डॉक्टर साहब, अब सबसे मेन बात आ जाती है इंटरव्यू पर जी। और इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताओ, इंटरव्यू क्या सवाल पूछे जाते हैं? आप एक्सपर्ट हो, बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी करवाते हो, इंटरव्यू के लिए बच्चा खुद किस तरह से प्रिपरेशन करे घर बैठ के? आपकी तैयारी अलग से रह जाती है, किस तरह का, कितने देर का इंटरव्यू होता है, कितने सवाल पूछे जाते हैं? बिल्कुल 2 मिनट का खेल है जी। 2 मिनट में आप इन या आउट जी। वीज़ा ऑफिसर के सामने आप 2 मिनट का सिस्टम है। आपसे रेलिवेंट सवाल पूछे जाएंगे, आपके कोर्स से रिलेटेड जी, आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपके स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड। इस पूरे इंटरव्यू का मेन जो गोल है वो ये है कि जी आपके इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज अगर हैं जी, और आप ये प्रूव कर दो, वीज़ा आपके हाथ में जी, गारंटेड। मैं पहली बार ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, गारंटेड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गारंटेड है जी आपको वीज़ा हम दिलवा देंगे, हम नहीं है दिलवाने वाले जी। ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग टाइज आपके इंडिया के साथ हैं जी, और आप प्रूव कर देते वहाँ पे, तो फिर वो आपको वीज़ा देने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल वो देंगे। पिछले साल सिर्फ 36% लोगों का रिफ्यूज़ल था 2023 में जी। तो आप सोच सकते हो कितने लोगों को वीज़ा मिला? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया जी, वीज़ा देने का। तो फिर अमेरिका का सिर्फ 36% रिफ्यूज़ल था, मैं बता तो रहा हूँ। और 36% में भी वो लोग थे 90% जिनको ये नहीं बताना है एम्बेसी में कि why did I choose this course and why did I choose this university, why this course, this syllabus is related to my program जी, और to my goals। तो ये सेंस इसकी बन नहीं रही है, इस वजह से वीज़ा उनके रिजेक्ट हुए जी। बहुत बड़ी सही बात कही डॉक्टर साहब ने
कि बच्चों को अपने कोर्स के बारे में नहीं पता होता, अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता होता, और इसी कारण उनका रिफ्यूज़ल आता है। तो आप गोल्डन टाइम्स एजुकेशन के ज़रिए अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर साहब अभी इंडिया आए हुए हैं। यहाँ जिन बच्चों को I-20 के बाद इंटरव्यू की डेट मिल चुकी है, उनको खुद इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं। और जब डॉक्टर साहब अमेरिका चले जाते हैं तो उन बच्चों को फिर ऑनलाइन इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। और यही कारण है, पूरी डॉक्टर साहब के साथ पूरी एक एक्सपर्ट टीम भी है, कि सबसे ज़्यादा वीज़ा पूरे इंडिया में गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस के आ रहे हैं। तो आप भी यदि अमेरिका जाना चाहते हैं तो पट्टी पर जो नरवाना ऑफिस का नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी फाइल लगवाएं, अमेरिका जाने का सपना पूरा करें। जी डॉक्टर साहब, ये मात्र 2 मिनट का ही खेल आपने बताया है सारा। बिल्कुल 2 मिनट का भी मैंने ज़्यादा बता दिया जी। कई बार तो ये 45 सेकेंड और 30 सेकेंड का ही। कितने सवाल पूछते हैं, 1, 2 या 3? 3-4 भी पूछ सकते हैं जी। कई बार 5 भी, अगर बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू चले तो 5-6 भी हो सकते हैं। जी जी। हाँ, मैक्सिमम टाइम में एक या ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है इनका कि इतने मिनट लेना है। जी। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू चल कैसे रहा है। मैंने भी बहुत फेस किए हैं ये इंटरव्यू एमएससी के, तो लेकिन इतना ही है। और बहुत बच्चे हमारे दे के भी आए हैं इंटरव्यू, तो इतना ही है, 1.5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट हार्डली, जी। इतने में ही है आपकी हाँ और ना। जी। और इसमें सिर्फ वो रेलिवेंट क्वेश्चन ही पूछते हैं और रेलिवेंट ही पूछना पड़ता है। आप किस तरह से डॉक्टर साहब यही ताकत मानते हो कि अपने सबसे ज़्यादा वीज़ा आ रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी सबसे बेस्ट है, और क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं गोल्डन टाइम्स के? गोल्डन टाइम्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि वी आर फोकस्ड। जी। 100%। एक रणबीर लोहान जी से जब भी बात होती है, वो एक DS 160 फॉर्म का बार बार जिक्र करते हैं, वो कितना अहम रोल अदा करता है इसमें? वो रीढ़ की हड्डी है जी इसकी। जी। और रीढ़ की हड्डी इसलिए है क्योंकि उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट हो, राइट हो, राइट इन्फॉर्मेशन हो, बनावटी बातें ना हो। जी। अमेरिका झूठ को लाइक नहीं करता कभी भी। आप सच बोल के उनकी जान ले लो, दे देगा। जी। यही है, सच बोलो, सामने बोलो, नहीं पता सॉरी कहो, आप कह दो कि नहीं पता। जी। हमारे 8 साल के गैप वालों के भी वीज़ा लगे हैं, हमारे उन बच्चों का भी वीज़ा लगे हैं जिनके पहले रिफ्यूजल थे, जी। उनके भी वीज़ा लगे हैं। और क्या चाहिए यहाँ पे? तो मैंने देख रहा हूँ पता नहीं क्या क्या चल रहा है भाई। गैप है, अच्छा फिर तो नहीं, तेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, फिर तो कभी लगेगा ही नहीं। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जी। लग रहे हैं बच्चों के वीज़ा, हाँ यही गैप वालों के भी लग रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है। जी, मतलब रिफ्यूजल का वीज़ा लग सकता है? लगे हैं जी, लगे हैं हमारे खुद की। लड़का था 7 साल का जी गैप था। जी जी। तो यानी कि रिफ्यूज़ल है तो बच्चा दोबारा अप्लाई करे और तैयारी बढ़िया तरीके से आने की संभावनाएं हैं वीज़ा। क्यों नहीं? देखिए, अगर आप फोकस्ड हैं, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, आपका विजन क्लियर है, आपके गोल्स क्लियर है, आपका पर्पस क्लियर है, जी, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है वीज़ा देने में। जी। अगर आप डरे हुए हो, आप क्लियर नहीं हो आपको करना क्या है, आपने क्यों ये कोर्स लिया है, क्यों यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या आपको इससे फ़ायदा होगा, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो भी मुझे लगता है इंडिया भी वीज़ा नहीं देगा। अगर आप बाहर से अप्लाई करो इंडिया का वीज़ा, जी जी, आपको पता ही नहीं आप क्यों जा रहे हो, फिर क्यों देगा इंडिया वीज़ा? बिल्कुल। और डॉक्टर साहब एक है ना, फंड का बहुत मेन पॉइंट रहता है। अमेरिका जो करना चाहते हैं वो फंड के बारे में थोड़ा बताओ, कितना दिखाना होता है, कैसे दिखा सकते हैं उसके लिए? देखिए, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है और यूनिवर्सिटी अपने तरीके से कि भाई आपकी कितनी इनकम है या जितनी फ़ीस की रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा आपके पास हो, सेविंग्स है कि नहीं है, और लिक्विड फंड्स आपके पास हैं कि नहीं है, तो वो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया वो आपको बता भी देते हैं, हमें इतने चाहिए जी। जी जी। और आपके अकाउंट में 3 महीने पुराने हो, 6 महीने पुराने होने चाहिए, ये फंड्स आपके पास हैं। उसका एक रीज़न सिंपल एक है, आपके पास एक्सेसिबल फंड्स होने चाहिए कि जब उनकी ज़रूरत पड़े तो आप वो ले सको जी। इसलिए एक एग्जांपल, अगर कोई बिजनेस अकाउंट में फ़ंड दिखा दे तो यूनिवर्सिटी आपसे स्पेसिफिकली फिर ये पूछती है कि ये लिखवा के दो आप इस बिजनेस से कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बिजनेस अलाउ कर देगा पैसे निकालने के लिए जी। इसलिए मोस्ट लाइकली उसमें पर्सनल फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी उस पर क्वेश्चनिंग कम होती है। सेविंग अकाउंट में हो, सेविंग्स में हो, आपके करंट अकाउंट में कि भाई ये जब चाहे निकाल सकते हैं। बिजनेस अकाउंट में तो अब स्टेटमेंट तो दे दिया आपने जी,
बट ये क्या पता उसमें कोई ऐसा क्लॉज डाल रखा हो आपने बिजनेस में कि जब तक पार्टनर साइन नहीं करेगा पैसे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, समझ रहे हो आप? जी, जी। तो उसकी लाइबिलिटीज किस हिसाब से कि वाई बिजनेस इज पेइंग फॉर योर ट्यूशन। जी। और डॉक्टर साहब एक सवाल और है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, ये भी एक सवाल रहता है बच्चों के बीच में, उनके पेरेंट्स के बीच में। तो इसमें क्या डिफरेंस है वहाँ पर प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटी का? जो प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटी का इंडिया में डिफरेंस है वही वहाँ पे है। वो प्राइवेटली ओन्ड है, वो गवर्नमेंट की पब्लिक की ओन्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जी। प्राइवेट पर्सनल लोगों की होती हैं, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को वीज़ा मिलना, फिर उन बच्चों को वहाँ काम मिलना, इसमें कितना कोई डिफरेंस रहता नहीं रहता? लेकिन हाँ, ये आपने जो सवाल पूछा ना, ये मैं बहुत लोगों ने पूछ लिया ये सवाल, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इस तरह के सवाल आते कहाँ से हैं। जी। इसका कोई लॉजिक भी तो हो। हाँ, ये पेरेंट्स के मन में सारे बच्चे यही सवाल बहुत हमारे करते हैं। 50% वीज़ा पब्लिक में लगे हुए हैं, 50 ही प्राइवेट में लगे हुए हैं। हम कैसे कहें कि प्राइवेट में नहीं लग रहे? जी। और आपके सामने ही हैं, आपके नरवाड़ा से ही लगे हुए हैं 3-4 तो। जी जी जी। प्राइवेट में ही गए हुए हैं वो बच्चे। वो मैं नाम भूल गया गांव, एक तो उजाना की बेटी है, उजाना गांव की बेटी है, एक तो फुलिया गांव की, फुलिया की है एक लड़की तो। जी 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 जी। तो उचाना से है आपकी, तो और भी कई, एक और घसो गांव है क्या? हाँ, घसो गांव से है, बदाना से है, बदाना, छात्र से है। कितने तो आपके आसपास के और बहुत सारे बच्चे में भी हैं, हैं, खूब बच्चे गए अपने नरवाड़ा में भी ऑफिस गए से। हुए नरवाड़ा से हैं। है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट से अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी अगर नहीं है जी, तो वो आपको I-20 अप्रूव नहीं कर सकती। ओके। I-20 अप्रूव वही कर सकती है जिसके पास सर्विस की अप्रूवल है, जिसके पास गवर्नमेंट की अप्रूवल है, वही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को I-20 इशू कर सकता है। जी जी जी। वहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो सिर्फ डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को लेती हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेती नहीं, जी, ना ही ले सकती हैं, उनके पास परमिशन नहीं है। और डॉक्टर साहब साल में कितने इंटेक होते हैं, 2 या 4 मेन इंटेक? नॉर्मली 2 हैं, एक जनवरी में, एक अगस्त में जी। लेकिन गोल्डन टाइम्स आपके 6 बार एडमिशन करवा सकता है साल में। जी। तो और इनके इंटरव्यू 6 बार हो जाते हैं हर उसके अगर intake? एम्बेसी खुली हो जी तो हम सारा साल इंटरव्यू चलाएं। जी। तो कितनी बार एम्बेसी कितनी बार स्लॉट ओपन करती है साल में? देखिए कोविड से पहले तो कोई ऐसा क्राइटेरिया था नहीं, सारा साल भी चलते थे। जी। अब थोड़ा सा बैकलॉग हुआ है, प्रेशर ज़्यादा है, बहुत से फैमिली बेस्ड वीज़ाज भी अटके पड़े हैं। जी। बड़ा लंबा समय हो गया इसको, क्योंकि 2 साल सब सिस्टम बंद रहना बड़ी बात होती है। जहाँ पे एक साल में 10 लाख से ज़्यादा वीज़ा देने हों, 20 लाख तो वही हो गए। जी। फिर उसके अगले 2 साल के और ऐड हुए, 10-10 लाख वो और 10-10 लाख पिछले, तो इतने वीज़ा, स्टाफ सेम है, पब्लिक एप्लीकेशंस एकदम से कई गुना बड़ी हैं। जी बिल्कुल, कई गुना एप्लीकेशन। तो ये सारा का सारा सिस्टम हो रहा है अभी। यूएस ने कई एम्बेसी, 2 एम्बेसी शायद और ओपन करी हैं जी, अहमदाबाद में और आई थिंक बेंगलोर में ओपन कर रहे हैं। उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा, स्टाफ बढ़ जाएगा और एप्लीकेशन, ये सारा बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। उसमें टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन भी बड़ी नॉर्मली मिलने लगेंगी जैसे पहले मिलती थी। जी। तो ये है इंटरव्यू का तो सिस्टम। जी। और नरवाड़ा ऑफिस के लिए दर्शकों से आपकी तरफ से एक अपील की आएँ और अपने फॉर्म सबमिट कराएं। नरवाड़ा ऑफिस बड़ा जी अच्छा ऑफिस है और ये करमपाल जी वहाँ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और गांव के लोग वहाँ, हमारे जो ग्रामीण भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं माँ बाप। मेरी उनसे सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों का मार्गदर्शन करें। आपकी सुविधा के लिए नरवाड़ा में ऑफिस इसलिए खोला था ताकि आप बहुत दूर ना जाके, कोई साइकिल, रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर पे भी आप सुबह जाके शाम को अपने घर आ सकते हैं। आपके लोकल ऑफिस का यही एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। लोकल व्यक्ति जब इन्वॉल्व हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल, आप कॉन्फिडेंस से जाके वहाँ बात कर सकते हैं, चाय पी के अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और ये थे डॉक्टर जसवीर लोहाना। आप ये तो बताओ, अमेरिका में किस जगह रहते हो आप? मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ जी, फ्रेजनो सिटी में। फ्रेजनो सिटी में। और मेरा एक ठिकाना सैन फ्रांसिस्को में भी है और एक मेरा ठिकाना सैन डिएगो में भी है। सैन डिएगो में। ओके, चलो ये थे भी डॉक्टर जसवीर लोहान जी।
और सारी शायद विस्तार से बातचीत आप लोगों ने सुन ली। फिर भी आपका कोई सवाल बाकी रह गया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और दोबारा डॉक्टर साहब से जब मुलाकात होगी उन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखें और आप अमेरिका जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं कि नरवाना ऑफिस में आए। बस स्टैंड के सामने ही गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस जो ऑफिस है नरवाना में, और आप अपनी फाइल दे के अमेरिका जा सकते हैं। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी, नमस्ते। थैंक यू, नमस्कार।